से जुड़ी बड़ी खबर, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कथित लापरवाही की वजह से एक और मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य कर्मियों की अनदेखी की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान पवन कुमार अग्रवाल के तौर पर की गई, जो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। परिजनों का यह भी आरोप है कि अचानक से तबीयत बिगड़ने पर उनकी बेटी लगातार डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मियों से ऑक्सीजन लगाने की गुहार करती रही, लेकिन वक्त पर कोई सहायता नहीं मिली। इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। सूचना मिलते ही हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सुधार अगर नहीं हुआ तो इसे लेकर उग्र आंदोलन होगा। 24 घंटे के भीतर 4 मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा हो रहा है। इससे सबसे पहले बताते चलें कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से थैलीसीमिया पीड़िता की मौत हो गई थी। कि चाहिए पर्ची ले आइए, डॉक्टर से सिस्टर से मांग के पर्ची ले आइए। हम गए सिस्टर के पास, हमने पर्ची दी, सिस्टर सोई हुई थी, हम अपने से उठा के पर्ची लेके आए। उसके बाद फिर हमको बोलते हैं कि जाइए वापस, तो पेशेंट को देखिए अभी हम आते हैं। उसके बाद फिर नहीं आए, फिर आए बुलाने, हमने 74 हो गया सर चलिए वापस, फिर भी नहीं गए। फिर हम बोले सर आइए, तो पर्ची में 4 दवा लिख के दे दी, बोले लगवाइए। अब मेरे पापा का ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो ऑक्सीजन हटा के नेबुलाइजर लगवा दिए कि ऑक्सीजन कम हो जाए। जब 1 हो गया ऑक्सीजन तब आए सर चलिए एक बार देख लीजिए, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। उनको ऐसे मार दिए पड़े पड़े बेड में, कोई नहीं यहाँ देखता है, सब केयरलेस ही करता है और ऊपर से बुलाने पे आता भी नहीं है डॉक्टर। 10-15 मिनट रहेंगे तो फिर एक दो का सुनेंगे। इस तरह का इन लोगों का लापरवाही से जान जा रहा है। अभी एक देख रहे होंगे जो आई बच्ची जो बोल रही है, उनके पिताजी को इन लोग मार दिया। ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा? और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है। और मंत्री महोदय के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। उनके बारे में अगर हम लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अभी उपायुक्त महोदय से बात किए, नए नए आए हैं और उनको देख के लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। हम भी बोले सख्त कार्रवाई करें, और नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में हमको सख्त कार्रवाई करना होगा। वैसे डॉक्टर और नर्स जिसके चलते ये जान गई है, अगर उन लोग पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर दूसरे भाषा में लोग सुनेंगे जो मेरा रूप नहीं देखे हैं, तो उस भाषा में भी हम आने को तैयार होगा। चाहे विधायकी रहे या जाए, फर्क नहीं पड़ता, लोगों का जान जाने नहीं देंगे। विधायक लगातार। और इस घटना के बाद से हजारीबाग में चूंकि 24 घंटे में 4 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई, और ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि कब तक ऑक्सीजन की कमी से मरीज की जान जाती रहेगी? मौत का जिम्मेदार कौन? सिस्टम, प्रशासन या अस्पताल? क्या स्वास्थ्य विभाग सिर्फ फाइलों में ही तैयार है? सवाल ये कि क्या गरीब मरीजों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? हर हादसे के बाद जांच की बात, लेकिन कार्रवाई कब? स्वास्थ्य मंत्री इसे लेकर जवाब दें। कितनी मौतों के बाद यह सिस्टम जागेगा? और संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जो मरीज के परिजन हैं, परिजनों के आरोप बेहद गंभीर, कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या? देखिए, फिलहाल कार्रवाई के नाम पे अगर हम बात कर ले तो फिलहाल अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर 4 मरीजों की मौत होती है, उसमें से 2 मुख्य रूप से ऑक्सीजन की कमी की वजह से बताया जाता है, 2 लोगों का जो है अन्य कारण बताए जाते हैं, यानी 4 मौत हुई है। इसको लेकर जो स्थानीय विधायक है वो भी काफी आक्रोशित है। उन्होंने जो है कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग किया है। मतलब देखा जाए तो यह एक बड़ी लापरवाही हुई है। इस तरीके से मौत पर जो है कहीं ना कहीं कई सवाल भी जो है। सुशांत, क्या अस्पताल प्रबंधन के कोई जिम्मेदार सामने आकर कोई बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं हुई तो किस वजह से हुई? बिल्कुल, एक दिन पूर्व की बात कर ले तो जिस तरीके से थैलीसीमिया पेशेंट एक महिला की जान गई थी, तो ऐसे में अस्पताल के एक डॉक्टर ने सामने आकर कहा है कि वास्तव में लापरवाही हुई है। जिन लोगों ने लापरवाही बरते हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मी उसमें शामिल है या फिर नर्स या फिर जो भी शामिल है, तो उन लोगों पर जो है जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमेशा यही बातें कही जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है बाद में कुछ लेकिन सवाल तो ये सुशांत कि कल थैलीसीमिया मरीज की मौत के बाद एक और मौत का हो जाना सीधे दिखाता है कि गंभीर नहीं है अस्पताल प्रबंधन।
बिल्कुल इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये लगातार मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है सजग होना चाहिए, अस्पताल प्रबंधन को सजग होना चाहिए। लेकिन इस जगह पे जो है देखा जाए तो कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सोनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखें स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और जिम्मेदार और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर या नर्स पर किस तरह की कार्रवाई और कब तक। और रांची से बड़ी खबर, जहां रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, सैलरी नहीं मिलने पर डायरेक्टर चैम्बर का घेराव करते हुए जूनियर डॉक्टर नजर आए, जिसमें नो पे नो वर्क के नारे लगाए गए। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से ये सभी डॉक्टर जो हैं वो नाराज हैं। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप इन डॉक्टरों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और देखिए, नो पे नो वर्क का ये नारा लगाते हुए तमाम डॉक्टर्स इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर डायरेक्टर चैम्बर के बाहर इनका जुटान, जल्द वेतन भुगतान की मांग करते हुए रिम्स में इस वक्त जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश जो है वो बढ़ता दिखाई देता है। आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। 2 मंथ से हम लोग के सारे रेसिडेंट्स का सैलरीज नहीं आया है। रेसिडेंट्स, इंटर्न्स, एक्चुअली मोर देन 2 मंथ्स। और हम लोग सिर्फ रेसिडेंट्स का ही नहीं, स्टाफ्स का भी नहीं आया है, टीचर्स का भी नहीं आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, किसी का नहीं आया है। और हम लोग को ये बोला गया है कि ट्रेजरी में कोई घोटाला हुआ है। बट अब ऐसा सुनने में आया कि ट्रेजरी ओपन हो चुका है और कुछ कॉलेजेस में सैलरीज आने स्टार्ट हो चुके हैं और पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को भी शायद सैलरीज आ चुका है। बट फिर भी अभी तक जो सबसे बड़ा स्टेट बॉडी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है पूरे झारखंड में, जो कि हम लोग का रिम्स है, उसमें किसी को सैलरी नहीं आया है। पैसा चाहते हैं, मंथली जो मिलता है स्टाइपेंड जो है वो चाहते हैं। हम लोग 3.5 मंथ से ज्यादा वर्क कर रहे हैं यहाँ पे और हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग टोटली डिपेंडेंट है इसी पे। हम लोग बाहर जॉब नहीं कर सकते। सब लोग पूरे जितने JR1 है, JR2 है, JR3 है, इंटर्न्स है, सब लोग इस पे डिपेंडेंट है। डायरेक्टर साहब का बस एश्योरेंस, हम लोग किसी भी काम को, क्योंकि ये हम लोग का हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट के वेलफेयर के लिए, पेशेंट का केयर करना हम लोग का फर्स्ट वो रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी भी है। उस चीज को हम लोग हैम्पर नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि कहीं पे अगर कोई भी घोटाला हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई किसी और डिपार्टमेंट में, तो उसका असर हम लोग के ऊपर क्यों पड़ रहा है? हमारे रिम्स में तो नहीं हुआ कि हम लोग का सैलरी, पेमेंट, एवरी, क्योंकि हमारे साथ हमारा फैमिली भी हमारे सैलरी पे डिपेंड होता है। और अब बात गुमला की, जहां सदर अस्पताल में खून की कमी और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मरीज की मौत पर जमकर नाराजगी जाहिर की। चैनपुर प्रखंड के हर्रा टिंग टंगर निवासी जोहू चिड़ बड़ाई की मौत रिम्स ले जाने के दौरान हो जाती है। परिजनों का यह भी कहना है कि अस्पताल में समय पर खून नहीं मिला, डॉक्टरों ने सही से देखभाल नहीं की। आरोप ये भी कि मरीज को 5 दिन तक अस्पताल में रखने के बाद गंभीर हालत में उसे रेफर कर दिया गया। समय पर इलाज और खून अगर मिलता तो जान बचाई जा सकती थी। और सीरियस होने के बाद अभी रांची रेफर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि रांची इस तरह का सीरियस को ना किया जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ हर बीमारी का डॉक्टर दिया जाए, हर बीमारी का इलाज हो, हर बीमारी का यहाँ ब्लड का उपलब्ध किया जाए, क्योंकि ब्लड बैंक करने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जिस तरह से यहाँ असुविधा है उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। गुमला सदर थाना क्षेत्र के सीलम के बाल सुधार गृह से 3 बाल कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तीनों कैदी सुबह दीवार फांद कर यहां से भागे हैं। फरार बच्चों में 2 लोहरदगा और एक गुमला के घाघरा का रहने वाला बताया जाता है। तीनों अलग अलग आपराधिक मामलों में बाल सुधार गृह में बंद थे। पुलिस ने आसपास के थानों को इसे लेकर अलर्ट कर दिया है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हाथी की मौत हो गई है। कोलबोंगा क्षेत्र में घायल हुए हाथी का वन विभाग की मेडिकल टीम पिछले 10 दिनों से इलाज कर रही थी। हाथी के पैर में गहरा जख्म और लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वन विभाग की निगरानी में दवाई और विशेष भोजन के जरिए उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन आखिरकार हाथी ने दम तोड़ दिया।
आज वन विभाग की टीम हाथी के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करेगी और 1 साल के भीतर सारंडा में ही आईडी विस्फोट की वजह से 6 हाथियों की मौत हो चुकी है, जिससे वन विभाग की चिंता अब इस वक्त बढ़ गई है। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर हम एक साथ 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको तारीख दर तारीख समझ में आएगा कि आखिर घटना हुई क्या। पहली तस्वीर 4 मई की, जब सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की चपेट में आने से हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके बाद वन विभाग और डॉक्टरों की टीम लगातार इस हाथी को बचाने में जुटी रही। इलाज के जरिए दवाई और विशेष भोजन से हाथी को बचाने का प्रयास किया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी को बचाया नहीं जा सका और आज 15 मई को हाथी ने दम तोड़ दिया। जामताड़ा में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। डीसी के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने रात भर विभिन्न बालू घाटों में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध बालू का खनन कर परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। गोपालपुर अजय नदी घाट से 2 और जुगुडीह बराकर नदी के घाट से 1 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और सभी जब्त वाहनों को आगे की कार्रवाई के लिए जामताड़ा थाने को सौंपा गया। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में जो क्लियर डायरेक्शन है सरकार का कि जो भी अवैध इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको रोकना है, साथ ही साथ जो नए बालू घाट की बंदोबस्ती है उसमें हम लोग कैसे तेजी ला पाए, तो उसी सब चीज़ों को लेकर डायरेक्शन दिया गया। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स भी बना रहे हैं जो समय समय पर रेड करते हुए जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकेगी। तो जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाने की टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के दखनी डीह गांव में बंद पड़े हुए प्राथमिक विद्यालय में छापेमारी की और इसी दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये गिरोह व्हाट्सएप पर एलपीजी से जुड़े हुए एपीके फाइल इंस्टॉल करवाकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इनके तार झारखंड सहित कई राज्यों में फैले हुए हैं। एसपी ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान नंबर से आए एपीके फाइल या संदिग्ध लिंक को डाउनलोड न करें। अपनी ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ भी साझा न करें। जब्त मोबाइल है उसका प्राथमिक रूप से जो इसकी जांच की गई उसमें ये पाया गया कि ये देश के अलग अलग हिस्से के में लोगों को फोन करके एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने और उसको रिन्यू कराने के नाम पर एक एपीके फाइल को डाउनलोड कराते थे और उनसे उनके मोबाइल से जो उनकी गोपनीय जानकारी उसको वो लोग लेकर और फिर उनसे ठगी का काम किया करते थे। झारखंड में ट्रेजरी से करीब 42 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले की जांच अब ईडी करने वाली है और ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। बताया जा रहा है कि जेएमएम ने इसे लेकर कहा कि सीआईडी और एसआईटी पहले से जांच करी और इसीलिए ईडी जांच की जरूरत नहीं थी। वहीं बीजेपी ने इतने बड़े घोटाले में ईडी जांच को जरूरी बताया है। इस घोटाले का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, राज्य सरकार ने, खास करके माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया। जांच चल रही है, सक्षम एजेंसियों से जांच चल रही है, सीआईडी अपना काम कर रहा है, साथ ही एसआईटी का भी गठन हो चुका है, जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को इसमें इंटरवीन करने की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने सबके सामने ट्रेजरी घोटाले को खोलकर रख दिया था कि किस तरीके से वरीय पुलिस अधिकारियों और सत्ता के संरक्षण में ट्रेजरी से हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका क्वांटम घोटाले का पशुपालन घोटाले से कई गुना बड़ा है। और जो जांच के लिए टीम गठित हुई थी उसमें 2 ऐसे आईपीएस अधिकारियों को रखा गया था जिनके ऊपर खुद जांच की तलवार लटक रही है। दोनों बोकारो के एसपी थे। एक ने तो जो घोटाले का मास्टरमाइंड है किशोर पांडे, उसकी पोस्टिंग भी की थी। तो अब इस जांच से कैसे भरोसा? अब ईडी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग है तो ईडी आएगी। कई राज्यों में इसके मनी ट्रेल है और यकीन मानिए कई बड़े बड़े सफेद पोश और अधिकारी बेनकाब होंगे। रांची में सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हरमू पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार है।
बीजेपी कार्यालय तक ये कतार पहुंच गई। लोगों का ये भी कहना है कि कीमतों से ज्यादा भीड़ और अफवाहों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अफवाह के चक्कर में पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठा करने में लग गए और यहां पेट्रोल भरवाने की जैसे होड़ सी मच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजधानी रांची के तमाम पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ी है। इस समय हम रांची के हरमू पेट्रोल पंप पर हैं। जो हरमू पेट्रोल पंप है, यहाँ भी जो बाहर में कतार है वो बीजेपी कार्यालय से आगे तक पहुँच गई है। मतलब कि कतार लगातार सुबह से लंबी होती जा रही है और जो काफी संख्या में बाइक कर लें, कार कर लें, पेट्रोल और डीजल के लिए यहाँ लोग उमड़े हैं। यहाँ तो अभी तुरंत इंटीरियर कर रहे। हाँ। कितना तेल लेना है? यहाँ तो अभी लेने आए थे 300 का, फिर अब फुल टैंक करवा लेंगे। हाँ। प्लान था 300 का। हाँ, प्लान था 300 का, है ना? 200 का तेल मिल रहा है। अब 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है तेल लेने में। ऑफिस आदमी कब पहुँचेगा बताइए? 1-1 घंटा तक आदमी तेल लेगा। ऑफिस 10 बजे से शुरू होता है, वो स्टम्प सिस्टम है। अब बताइए क्या बता रहे हैं, तेल कितना मिलेगा? 200 रुपये का मिलेगा बस। गैपिंग किया हुआ है? बस गैपिंग किया हुआ, 200 रुपये से अधिक नहीं मिलेगा। वो गाड़ी मैडम कितने का तेल दे रही हैं आप इधर? जो बात आ रही है कि 200 का ही तेल दिया जा रहा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, तेल कितने का दे रही है? जितना बोल रहे उतना ही, जितना फुल करवा रहे तो फुल कर रहे हैं। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं तेल लेने के लिए। बजट में अगर 200 से 500 का तेल लेना है तो आज एहतियातन वो बजट बढ़ गया है। लोग टंकी फुल करा रहे हैं, 500 या 500 से ज़्यादा का तेल ले रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि जहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी है हरमू पेट्रोल पंप पर, लेकिन वास्तव में लोग ये भी सोच रहे हैं कि वास्तव में जो एक हमारी जानकारी जो हमें मिली है कि राजधानी की रांची में जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ जितना डिमांड है वास्तव में उतना तेल नहीं पहुँच पा रहा है और इसकी वजह से कहीं कहीं परेशानी हो रही है। और जाहिर है कि परेशानी की वजह से कहीं बहस की भी तस्वीर सामने आ रही है कि लोग बहस कर रहे हैं, सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कुल मिलाकर देखना यह है कि वास्तव में ये स्थिति वास्तव में कब तक पहुँच जाती है, स्थिति कब सामान्य हो पाती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देश भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का असर अब इमरजेंसी सेवाओं पर भी दिखने लगा है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली संस्था ने कहा कि कई जिलों में डीजल नहीं मिलने से एम्बुलेंस संचालन में परेशानी आ रही है। संस्था के प्रोजेक्ट हेड ने यह भी कहा कि रात में एम्बुलेंस में डीजल भरवाने में अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की जानकारी राज्य सरकार को भी दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द पर्याप्त डीजल नहीं मिला तो एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। राज्यों की बात करें, झारखंड की बात करें तो झारखंड के सुदूर इलाके में कई इलाके में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में सबसे अधिक जो असर पड़ रहा है वो एम्बुलेंस सर्विसेज पर पड़ रहा है। राज्य में एम्बुलेंस सर्विसेज को चलाने वाली यानी संचालन करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट हेड इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया है कि कई ऐसे जिले हैं जहां क्राइसिस की स्थिति है और एम्बुलेंस नहीं चलने की स्थिति में है। सर, क्या दिक्कत आ रही है डीजल पेट्रोल में? हाँ, नमस्कार। हम लोग करीब 500 एम्बुलेंस चलाते हैं पूरे राज्य में, 24 जिले में। काफ़ी सुदूर इलाका में भी हम लोग का काफ़ी सारा एम्बुलेंस है, ब्लॉक लेवल पे भी। खास करके शाम के टाइम 9-10 बजे के बाद काफ़ी सारा पेट्रोल पंप में करीब 5-6 जिले में डीजल नहीं मिल रहा। डीजल भरता है एम्बुलेंस में, डीजल नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई बैकअप रखा जाए, बट वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अभी तक तो स्थिति कंट्रोल में है, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है, पिछला 1 हफ्ते में ये कंडीशन थोड़ा और सीवियर हुआ है। क्योंकि 108 एम्बुलेंस लाइफलाइन है इस राज्य की सर, हर किसी को उसकी सुविधा चाहिए। क्या ड्राइवर की ये शिकायत आ रही है कि तेल नहीं मिल रहा है? हाँ, ड्राइवर की शिकायत आ रही है कुछ जगह से, तेल नहीं मिल रहा है। तेल कुछ दे रहा है बट पूरा नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग क्या होता है, पेशेंट वगैरह होता है गाड़ी में तो हम लोग फुल टैंक करके हमेशा चलाते हैं। तो बोला जा रहा है नहीं, आप इतना मत लीजिए, आप आधा टैंक भर के चलाइए, ऐसा बोला जा रहा है कुछ जगह पे। एम्बुलेंस संचालन के प्रोजेक्ट हेड इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि राज्य में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है, ऐसे में एम्बुलेंस संचालन में भी परेशानी आ रही है और कई जिले से एम्बुलेंस ड्राइवर से ये शिकायतें भी आ चुकी हैं कि उन्हें डीजल उपलब्ध नहीं हो रहा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो अमेरिका ईरान तनाव के बीच वैश्विक ईंधन बाजार में आई अस्थिरता का असर भारत में भी अब दिखने लगा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत की अपील की और जनता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इस पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा क्या कुछ है, जरा आप भी सुनिए।
अमेरिका ईरान युद्ध के शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रीट के ब्लॉकेट के बाद यह तो तय ही हो चुका था। देश में चुनाव चल रहे थे, इसलिए दाम स्थिर थे। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तो वास्तविक परिस्थितियां देश को दो चार होंगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार को अग्रिम योजना के तौर पर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करना चाहिए था, जो मुझको लगता है कि उसकी कमी रही है, जिसके चलते आज यह क्याओस है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत मजबूत राष्ट्र है, इस झटके को भी सहेगा और हम लोग इस झटके से ही बाहर निकलेंगे। रांची में कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा है कि इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। कम बारिश को लेकर चिंता जाहिर की गई है। कृषि मंत्री की तरफ से किसानों को लेकर ये चिंता ज्यादा बढ़ सकती है कि उन्होंने किसानों से अपील की वे किस समय रहते खेतों की तैयारी कर लें और पहली बारिश में ही खेती शुरू कर दें। मंत्री ने धान के साथ मोटे अनाज की खेती पर भी जोर दिया ताकि किसान सिर्फ धान पर निर्भर न रहें। देखिए, इस वर्ष पूरे देश के लिए बहुत ही जिसको कह सकते हैं जो सामान्य वर्ष में वर्षा होती है उससे कम वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है और पूरे देश भर के किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारे चिंता बिल्कुल हमारे जो सीमांत किसान है वो है, क्योंकि हमारे किसानों का जो लैंड होल्डिंग है वो भी बहुत छोटा है, जिसके वजह से मुनाफा भी उनको बहुत कम या छोटा हो पाता है। वैसे स्थिति में उनका आर्थिक संरक्षण हम लोगों की जिम्मेवारी है। जहाँ तक स्कीम्स की बात है तो विभाग के पास वैसे हर एक स्कीम्स है जिससे आप किसानों को मजबूत कर सकते हैं। झारखंड सरकार के पास वैसे सारे स्कीम्स हैं। अब आवश्यकता इस वर्ष ये है कि हम लोग कैसे तकनीकी जानकारी अपने किसानों तक पहुँचाएं। कल पहली बार हमारे विभाग से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया था, अन्यथा हर एक दिन एक दिन का होता है। और पूरे मैराथन के तरीके में सभी डिस्ट्रिक्ट से कंटिंजेंसी प्लान मांगा गया और कंटिंजेंसी प्लान को कोलेट करके एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें हम लोगों ने जितना जानकारी किसानों तक हम पहुंचा सकते हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रांची में अबुआ अधिकार मंच की ओर से पहले एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ देश के प्रसिद्ध वाटरमैन राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य स्पीकर के रूप में शामिल हुए वाटरमैन के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड के पास दिव्य शक्ति है और यहां अच्छी बरसात होती है, लेकिन अगर हम अपने जल स्रोतों और पहाड़ के साथ जंगलों को नहीं बचाएंगे तो परेशानी जरूर बढ़ेगी। कम हो रहा है। हम लोग का जो नदियां हैं अस्तित्व खो रही है। जो हम लोग का शहर में नदी देख सकते हैं, हरमू नदी है, उसको लोग अब हरमू नदी नहीं कहकर हरमू नाला कहते हैं। ये कैसा विकास है? अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट डेंसिटी कम हो रहा है और इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज चारों तरफ बढ़ रहा है, तो उससे ह्यूमन और एनिमल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है। एक हरा भरा पानी जंगल से भरपूर राज्य था। अभी इस राज्य में बेसमझी से जंगल और यहाँ के पहाड़ बहुत तेजी से कट रहे हैं। हमें तकरीबन 30 तो बहुत ही कम है, 40, 45, 50% तक झारखंड में जंगल की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जंगल ही झारखंड की आत्मा है। और जंगल को बढ़ाने के लिए एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों से आगे बढ़ना, इससे बहुत जन चेतना आ सकती है और जंगल की कटाई पे रोक लगना बहुत जरूरी है।